नमस्कार। इस वक्त आप मेरा ही YouTube चैनल देख रहे हैं और ये 90वें दिन का 9वां वीडियो है। मैं कोशिश कर रहा था कि इन 10 दिनों में आपके लिए कुछ न कुछ अलग रख सकूं और दिखा सकूं कि क्या स्थिति है लॉकडाउन की, और लॉकडाउन में उन गंभीर चीजों पर भी बात कर सकें जिसे आप जानना चाहते हैं। कल मैंने कोशिश की कि आपको रिंग रोड में जो स्थिति है वो दिखा सकूं, और आपने देखा भी कि किस तरह मजदूर जो है वो किसी मालगाड़ी में बोरे की तरफ पड़कर अपने घर की तरफ जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, कल भी मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो इस लॉकडाउन में बाहर निकल रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। और सब कुछ हम सरकार पर नहीं छोड़ सकते और ये नहीं कह सकते कि सरकार को ये करना चाहिए था, वो ये नहीं कर रही, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था, वो ध्यान नहीं दे रही। हम में से कई लोग हैं जो इस पर सवाल भी खड़े करते हैं, और लेकिन हम में से ही कई लोग हैं जो ये भी कोशिश करते हैं कि अपना जो कुछ भी है, जो हिस्सा, जो परेशानियां मजदूरों की है, उन्हें दूर कर सकें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फील्ड पर काम कर रहे हैं। हमारी भी कोशिश रहती है कि उनसे बात कर सकें। तो आज इसी कड़ी में मैं अपने एक दोस्त से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जिसने लॉकडाउन में लगातार मजदूरों की मदद की, और सबसे बड़ी जरूरत जो है जीने के लिए वो है खाना। मजदूर भूखे पेट थे, कई स्टोरीज आपने देखी होगी। तो जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई, ये बंदा फील्ड पे था, तो हम आज उसी शख्स के साथ हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस सोच ने उसे ये करने के लिए प्रोत्साहित किया और क्या स्थिति थी। तो हमारे साथ इस वक्त प्रदीप कुमार जैन हैं, और हालांकि हैं बिजनेस माइंडेड, व्यापारी आदमी हैं, लेकिन दिल के बहुत सॉफ्ट हैं। शायद तो यही कारण रहा होगा कि वो इस तरफ झुके। प्रदीप, क्या कारण था? जैसे ही लॉकडाउन की शुरुआत हुई, कब लगा कि मदद करनी चाहिए, फील्ड पे उतरना बहुत जरूरी है? लॉकडाउन फर्स्ट जिस दिन अपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक दिन का जो जनता कर्फ्यू लगाया था, उस दिन मैं टीवी देख रहा था, लगभग 1:30-2 बजे का टाइम था। सडनली मेरे मन में आया कि कुछ करना चाहिए। तो वो तो एक दिन का लॉकडाउन था, तो मेरा दिन मैंने नहीं सोचा था कि इस तरह लॉकडाउन होगा और लोगों के ऊपर ऐसी भारी विपदा आ जाएगी। और जो डे फर्स्ट था लॉकडाउन, जब प्रॉपरली पूरे इंडिया में हुआ, 15 डेज आई थिंक पहला था, तो लगभग 2 बजे मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इस तरह घर में बैठने से, सोचने से या किसी को कसूरवार बनाने से कुछ नहीं होगा। उसी कड़ी में मैंने अपना एसेट लगाया कि भाई किसी भी तरह अपने से किसी की हेल्प हो जाए, किसी को खाना, किसी को पानी, किसी को दूध, किसी भी तरह से मदद पहुंचा सकूं। जो मेरे पास है वो लगा के किसी फ्रेंड की मदद लेके, तो काफी लोगों ने मदद भी करी थी। लेकिन 15-20 दिन तक मैंने अकेले करा था। बहुत सारे हमारे पुलिसकर्मी, मीडिया के भाई बंधु जो इस लॉकडाउन को और अच्छे से बनाने के लिए, रोड पे लोगों को ना निकलने के लिए जो लोग ड्यूटी पे थे, मैंने सोचा कि उनकी पहले सेवाएं की जाए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है अपने अभी लॉकडाउन में चाय की, तो मैंने चाय स्टार्ट करी थी लिटरली। तो शुरुआत चाय से, पानी और चाय से एग्जैक्टली। और बिस्किट था हमारे पास, तो बिस्किट भी 2 कार्टून, मेरे एक फ्रेंड है सुरेश नाहटा करके, उन्होंने मेरे को इनिशिएट किया कि भाई आप अच्छा कर रहे हैं, आप मेरी तरफ से। तो बिस्किट्स था हमारे पास। तो दिन में 11 बजे हम लोग सेवाएं स्टार्ट करते थे। मेरे साथ मेरा एक जो साथी है, मेरे यहाँ काम करते हैं, गुड्डू करके हैं, हमारे कुक हैं वो। तो उनको मैंने बोला कि ऐसा ऐसा हम लोग करना चाह रहे हैं। तो वो डे फर्स्ट इतना उत्साहित था कि हाँ सर, हमको करना चाहिए, हम आपका साथ देंगे। आप पानी और चाय और बिस्किट्स दे रहे थे, सूखा नाश्ता, और ये पुलिस कर्मियों को दे रहे थे जी। लेकिन फिर कब लगा कि खिचड़ी स्टार्ट करनी चाहिए और पुलिस कर्मियों के साथ साथ उन गरीबों को भी खाना खिलाना चाहिए? कोई ऐसी चीज देखी सड़क पे, लगा कि इन्हें ज्यादा जरूरत है या इन तक पहुंचना चाहिए? जी, डीपीएस चौक पे जो पुलिसकर्मी थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि सर आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमें ना दे करके आप उन तक जाइए जिनको जरूरत है। वो बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे को समझाया था। लेकिन मेरे मन में भी भाव था कि कोई लोग जो फंसे हुए हैं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास डीसी की परमिशन नहीं थी। जो हमारे डीसी सर है रांची, मुझे उस चीज का आइडिया भी नहीं था। लेकिन जब हम लोग डे फर्स्ट खिचड़ी बांटने गए थे रेलवे स्टेशन, रांची रेलवे स्टेशन पे, तो एक मीडिया के बंधु उनको मिले वहां। तो उन्होंने बोला कि सर आप जो खिचड़ी बांट रहे हैं, आपके पास पास है? मेरे पास तो नहीं है। तो फिर पास नहीं है तो आपको तो कोई भी रोक सकता है कहीं भी, और आप अनलीगल है रोड पे, आपको नहीं आना चाहिए। चूंकि मेरी कोई संस्था नहीं थी, चूंकि, तो उन्होंने मेरे को लिटरली पहले मना कर दिया। अच्छा।
कि हम आपको इंडिविजुअल नहीं दे सकते हैं, अगर कोई संस्था होती तो हम आपको देते। रवि सर ने आगे बात रखी थी, नो डाउट उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। वहीं पे एक पुलिसकर्मी आए थे जो कि रांची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का गाड़ी था। एक दिन पहले ही मैंने उनको सेवाएं दी थी, तो उन्होंने भी वहां बोला कि नहीं सर ये जेन्युइन है, जेन्युइनली कर रहे हैं। अच्छा। तो डे फर्स्ट मैंने कोई फोटोज वगैरह नहीं खींची थी, क्योंकि मुझे बहुत खराब लग रहा था इन चीजों को कि मैं किसी को फूड दूं, किसी को चाय दूं, उसकी फोटो खींचूं। तो उन जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि सर आप फोटोज लें, क्योंकि अगर आप पास लेने जाएंगे तो आपसे पूछेंगे जरूर कि आपने किया क्या। मैंने उनको मोबाइल में फोटोज दिखाई जो मैंने फर्स्ट क्लिक करी, अच्छा, 10 दिन के बाद। अच्छा। और फिर उन्होंने बोला कि हाँ आपको मैं पास अलॉट कर रहा हूँ। बंदा था जो मैं खाना बांटने जा रहा था, तो मेन रोड के पुल के नीचे से जब जाते हैं तो एक वहां पे मेडिकल शॉप के बाद से बैग लेके बैठा हुआ था। अच्छा। उसको भी होटल से निकाल दिया। अच्छा। पैसे के बाद में उनको अपनी गाड़ी से, अपनी फ्रेंड की गाड़ी से वहां पे ड्रॉप करा दिगंबर जैन भवन में। एंड 9:30-10 बजे उन्होंने मुझे कॉल करके बताया कि आई एम एन आर्मी पर्सन और मैं सोल्जर हूँ। सोचिए क्या स्थिति है, फक्र से मेरा सीना चौड़ा हो गया। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि एक बंदा जो फंसा हुआ है, मैं ये नहीं कहता, मतलब वो बंदा अगर चाहता तो होटल में आराम से रुक सकता था, ये बता के कि मैं आर्मी में हूं और तुम कैसे निकाल सकते हो मुझे। वो चाहता तो लड़ भिड़ भी सकता था और प्रशासन भी साथ होती इसमें उसके। लेकिन सोचिए जो देश की रक्षा के लिए खड़े होते हैं वो कम से कम सब कुछ हो जाने के बाद भी इस आइडेंटिटी का लाभ नहीं उठाते। नहीं, मैं सैल्यूट करता हूं ऐसे बंदों को। और मुझे काफी फक्र महसूस हुआ कि ऐसा जवान, मतलब ऐसे व्यक्ति की मैंने हेल्प करी, मतलब धन्य हो गया मैं, जो मेरे देश की सेवा कर रहा है, जो हमारे लिए खड़ा है, और 1% ही सही हम उनके लिए खड़े हो पाए। एक फैमिली था कटिहार का, वो एक होटल में रुके थे, नाम लेना उचित नहीं है। तो उनको होटल मालिक ने परेशान भी किया पेमेंट्स को लेकर के, और रजिस्ट्रेशन रोड में। तो मैंने उनको बात करी, अगर आप नहीं भी मानेंगे तो हम इसको दिगंबर जैन भवन स्टार्ट था जहाँ पे लोग रह पा रहे थे, तो वहां हम शिफ्ट कर रहे हैं। बोला नहीं सर, मैं आपसे विनती करता हूं कि उनको आप यहीं रहने दें, उनको 1% भी अब कोई पैसे के लिए नहीं बोलेगा, और जो मैंने पैसे लिए वो भी रिटर्न कर दें। उसके बाद एक बंदा मिला हमें, संजय जी, जो भी कहीं कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करते थे, वो भी एक होटल में थे। होटल का नाम मुझे पता है लेकिन मैं लूंगा नहीं। उस बंदे को वहां बहुत टॉर्चर किया गया, लिटरली पैसे के लिए। हाँ, लिटरली उसको निकाल दिया होटल से। उनके होटल मालिक से भी बात की, लेकिन वो बहुत रूड थे, वो भी सरदार जी थे, लेकिन मतलब मैंने ऐसा रूड व्यक्ति नहीं देखा कभी, जिसने बहुत बदतमीजी से बात भी करी थी मेरे साथ। लेकिन फिर भी उनके जो पैसे थे, मैंने अपने पॉकेट से 2200 रुपए उनको दिए संजय जी को। मैंने कहा आप चेकआउट करें, आप मेरे साथ चलें। एक तो वो सोल्जर जो आपको हमेशा याद रहेंगे और आपको भी इसकी खुशी होगी कि आप मदद कर पाए। इसके अलावा कोई और व्यक्ति? ये व्यक्ति तो और भी है, जैसे एक होटल है, होटल का नाम नहीं लूंगा, वो ढाबा है, रेलवे स्टेशन रोड चौक पे ही है, जो सलब सिखाले के सामने। वहाँ का एक बंदा था जिसको मजाक में हम लोग छोटा भीम बोलते थे। अच्छा। वो हमारी मदद करता था टेबल लगाने में और टोना डिस्ट्रीब्यूट करने में। मतलब नहीं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे से या फिर उस तरह से नहीं है कि निकल के बाहर लोगों की मदद कर सकें, लेकिन जैसे मुझे उनका नाम लेना चाहिए बकायदा। छोटा भीम उनका ओरिजिनल नाम क्या है? मैंने पूछा नहीं। मतलब तो वो जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी बच्चा है या व्यक्ति है, वो किस उम्र का होगा? वो मतलब 17-18 से बड़े थे जी। तो छोटा भीम नाम था। मतलब वो गोल मटोल थे, वो बोलते थे कि मेरे को आप छोटा भीम बोलिए, हमको अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, तो जब उनको अच्छा लगता है तो इसी नाम से उनको उनकी पहचान भी होनी चाहिए। तो उनको आई थिंक वो ढाबे में सब छोटा भीम बोलते थे, तो उनका निक नेम पड़ गया इसीलिए। तो सोचिए जो लोग जिनके पास पैसे नहीं है और जो उस तरह मदद नहीं कर सकते, वो इस तरह तो मदद कर ही सकते थे। और मैं पंकज बोलूंगा, दवाई दोस्त में जिस दिन मैंने मतलब अपना परिचय दिया कि सर हम लोग ये काम कर रहे हैं और डीसी सर की परमिशन है, तो वो जो वहाँ पे सेल्समैन थे उन्होंने हमें 100 रुपए दिए थे कि सर मेरी तरफ से आप इस 100 रुपए को लगा दीजिएगा, किसी की आपका जो भी काम आता है उसमें आप लगा दीजिए। तब मेरी और हिम्मत जो है डबल हो गई कि हाँ नहीं, आज भी इंसानियत बचा हुआ है लोगों में। लोगों को आपने इतने दिनों में खाना खिलाया होगा, दिन के हिसाब से जोड़ के बताइए अंदाजन। स्टार्टिंग में तो मान के कुल संख्या बताइए अब तक। लॉकडाउन फर्स्ट में तो लगभग हम लोग 2 टाइम खाना दे रहे थे, और लॉकडाउन सेकेंड के एंड से लेकर के थर्ड तक
हम लोगों ने सिंगल टाइम कर दिया, क्योंकि दिन में लोग कुछ कुछ आ रहे थे जो 10 पैकेट या 100 पैकेट लेके निकलते थे, तो हमें लगा कि शायद फूड वेस्ट होगा, इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि रात में गुड्डू जो मेरा कुक है उसने बोला कि भैया दिन में फूड वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि लोग ऑलरेडी यहाँ पे दे रहे हैं। 25 से 28 हजार लोग, 25 से 28 हजार लोगों को अगर रोज के आंकड़े को जोड़ा जाए तो उतने लोगों ने, जो कि प्रतिदिन मिलते भी थे हमें। अच्छा, एक तो आपने ये भी बताया कि किस तरह दवाई दोस्त का एक सेल्समैन जिसने आपको 100 रुपए दिए और उसकी वजह से आप में हिम्मत भी आई। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने इस पूरे सफर में, तो गुड्डू आपके साथ रहा, आप बार बार नाम भी ले रहे हैं, इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जो सामने आकर उसने कहा हो कि मैं हर दिन कुछ न कुछ कोशिश करूंगा? हर दिन नहीं, लेकिन हमारे एक बड़े भाई हैं विष्णु गोयल, पंची के ही हैं, बहुत सम्मान है उनका मेरी नजर में। डे फर्स्ट सबसे पहला बंदे हैं जिन्होंने मेरी मदद करी। उन्होंने बिना बोले मेरे यहाँ 1100 रुपए पहुंचाए थे। उनकी पहल को देख के भी 1-2 जन और हेल्प करी। फिर विष्णु भैया ने 5-7 दिन के बाद 2100 रुपए और भेजे, फिर 2100 रुपए और भेजे। ऐसे करके उन्हें एक दिन मेरे को घर में आलू और प्याज भी ला के दिए। अच्छा। और उस दिन मेरे को 2100 रुपए दिए कि प्रदीप आपको जब भी मेरी जरूरत पड़े आप एक कॉल करें। उन्होंने पीएम केयर फंड में भी, बहुत सारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप कोई आखिरी बात कहना चाहेंगे इससे पहले मैं क्लोज करूं? आपको लग रहा है कि कोई बात रह गई है करनी, या ये बात कह देनी चाहिए? एक आंटी है मेरी पड़ोस में, उन्होंने मेरे को 10,000 रुपीज का चेक पहुंचाया था। अच्छा। कि प्रदीप पीएम केयर फंड में डालना था मुझे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि वहां देने वाले बहुत हैं, मैं तुम्हें हेल्प करूं, तुम इन 10,000 रुपीज से उन लोगों की मदद कर दो जिनको जरूरत है। ये जो सफर था बहुत अच्छा रहा पंकज, और काफी लोगों से मैंने मिला, उनकी परेशानियां देखी, उन्हें हंसते देखा, उनके साथ बातें करी। मास्क तो अभी हम लोग बांट ही रहे हैं। 30,000 या 35,000 रुपए मेरे पास जो भी लोगों ने मिल के दिया वो था, बाकी सारा कुछ मैंने अपने से लगाया। तो 1-2 चीजें आप ना पूरी बातचीत में समझ लीजिए। पहली तो ये कि बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए बाहर निकल रहे हैं और तस्वीरें भी खिंचवा रहे हैं। तस्वीरें खिंचवाना बिल्कुल बुरा नहीं है। तस्वीरें इसलिए भी जरूरी हैं कि बहुत सारे लोग प्रोत्साहित होते हैं। इस बातचीत का भी यही मतलब है। ये मतलब नहीं है दिखाना इस बातचीत का कि प्रदीप ने बहुत अच्छा काम कर दिया है, बहुत मेहनत कर ली, या बहुत कुछ ऐसा कर दिया अद्भुत जो आप नहीं कर सकते। आप भी कर सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि इस पूरी बातचीत से अगर एक व्यक्ति भी प्रोत्साहित हो और उसे लगे कि मैं भी कर सकता हूं कुछ, और मैं भी किसी तरह मदद कर सकता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, जो खुशी मिलती है ना आपको, वो प्राइसलेस है। वो किसी भी पैसे से आप खरीद नहीं सकते हैं, और किसी भी तरह वो आप हासिल नहीं कर सकते। वो जब आप मदद करके लौटेंगे तो किसी के चेहरे पर मुस्कान देखेंगे, जो आपको आत्मिक संतुष्टि होगी, वो बहुत बड़ी चीज होती है। तो इस बातचीत का वही मतलब था कि आप समझ सकें कि जो बंदा इतने दिनों से बाहर सड़क पर मदद कर रहा है वो क्या महसूस करता है। जो बंदा इतने दिनों से सड़क पर मदद कर रहा है उसने कितनी कहानियां देखी और कितनी कहानियों में किरदार बनकर सामने आया और मदद की। तो इस पूरी बातचीत का यही मतलब था। आप इस बातचीत को उन सारे लोगों से जोड़ सकते हैं जो इस कोरोना में वो सर्टिफिकेट वाले वॉरियर नहीं, जिनको सर्टिफिकेट मिल रहा है वो वॉरियर नहीं, जो असल में वॉरियर हैं और जो नहीं चाहते किसी तरह का सम्मान या पहचान। वो सिर्फ मदद करके खुश हैं, और कभी भी जब भी देश को जरूरत होगी, कभी भी किसी व्यक्ति को जरूरत होगी, तो ऐसे लोग सामने हैं और आते रहेंगे। तो धन्यवाद कि आपने पूरा वीडियो देखा। 10वां वीडियो आखिरी वीडियो होगा, और उस आखिरी वीडियो में कई तरह की और कहानियां जोड़ने की कोशिश करूंगा कि किस तरह इस पूरे 10 दिन के वीडियो का सफर रहा। तो कल का वीडियो भी हम होगा, देखिएगा। नमस्कार।